हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा हिंदी। आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वाक्य। वाक्य जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। बिना वाक्य के या बिना किसी सेंटेंस के हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को अपनी बात नहीं बता सकते। इसलिए वाक्य जो होते हैं या सेंटेंस इंग्लिश में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के द्वारा हम अपनी बात किसी को बता सकते हैं। ठीक है, तो वाक्य में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। इस परिभाषा, इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग हुआ कि सार्थक शब्दों का सही शब्द यूज करने चाहिए और उनको ऐसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए, समूह में, ग्रुप में ऐसे अरेंज करना चाहिए जो हमारे विचारों को, हमारे जो थॉट्स हैं या हमारे जो फीलिंग्स हैं उनको पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से एक्सप्रेस करता हो, तो अभी वो क्या कहलाता है, एक वाक्य कहलाता है। वाक्य को, शब्दों का मतलब ये नहीं है कि हमने शब्दों को एक साथ लिख दिया तो वो एक वाक्य बन गया। उस वाक्य से, उस शब्दों को एक साथ लिखने से आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी भाव हैं, फीलिंग्स हैं, वो एक्सप्रेस हो पा रही हैं। आपकी बात जो है वो दूसरे को समझ में आ रही है, तभी वो एक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले वाक्य की डेफिनेशन हो गई। ओके, फिर हम आते हैं वाक्य के अंग, मीन्स किन किन चीजों को मिलाकर वाक्य बनता है। वाक्य लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। इंग्लिश में जैसे आप सेंटेंसेस करते हो और सेंटेंसेस के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, ऐसी हिंदी में भी हमें वाक्य लिखने के लिए दो चीजों की, दो अंग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। अंग मीन्स पार्ट होते हैं वाक्य के। कौन कौन से? नंबर 1 पे उद्देश्य और सेकंड नंबर पे आता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंग, वह पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। मीन्स जब आप वाक्य लिख रहे हैं, जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, उसमें जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, तो उसके जिसके बारे में आप बात की जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात आप बताते हैं, जो भी बात करते हैं, वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। इस तरह वाक्य के कितने? दो पार्ट होते हैं, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगर किसी वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों हैं तभी वो वाक्य पूर्ण वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट है मेरा भारत। तो मेरा भारत यहां पर क्या हो गया? उद्देश्य, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, ये सब्जेक्ट हो गया। और इसके बारे में क्या बात हो रही है? अत्यंत सुंदर है। तो जो भी इसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या, किस में आएगा? विधेय में आएगा। इस तरह उद्देश्य और विधेय दोनों मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस या पूर्ण वाक्य बनाते हैं। इसको एक साथ कैसे बोलेंगे? मेरा भारत अत्यंत सुंदर है। तो इससे आपकी जो भी बात है वो क्लियर हो रही है कि आप किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, भारत के बारे में, और क्या बताना चाह रहे हैं उसके बारे में, कि वो अत्यंत सुंदर है। तो इस तरीके से यह एक पूर्ण वाक्य कहलाएगा जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन। तो मोहन उद्देश्य हो गया क्योंकि इस मोहन के बारे में बात की जा रही है। और क्या बात की जा रही है? साइकिल से विद्यालय गया। तो साइकिल से विद्यालय गया विधेय हो गया। अब ये एक पूर्ण वाक्य कब बनेगा? जब हम इसे एक साथ बोलेंगे, मोहन साइकिल से विद्यालय गया। तो मोहन उद्देश्य हो गया और साइकिल से विद्यालय गया विधेय। ये दोनों मिलकर एक पूर्ण वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली की जनता ने। तो दिल्ली की जनता के बारे में बात हो रही है, इसलिए वो उद्देश्य हो गया। और उसके बारे में क्या बात की जा रही है? अपने लोकप्रिय नेता के दर्शन किए, तो वो विधेय कहलाता है। इस तरह उद्देश्य और विधेय मिलकर एक पूर्ण वाक्य, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। और वो क्या है? दिल्ली की जनता ने अपने लोकप्रिय नेता के दर्शन किए। ठीक है, तो इस तरह ये वाक्य के पार्ट, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हो गया। तो सबसे पहले हमने वाक्य की डेफिनेशन पढ़ी, वाक्य होता क्या है और वाक्य के कौन कौन से दो पार्ट होते हैं उसके बारे में बताया है। अब हम आते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, मतलब कितने टाइप के वाक्य होते हैं। ठीक है, वाक्य को एक्चुअली हम दो आधारों पर डिवाइड करते हैं। एक होता है वाक्य अर्थ के आधार पर जो देखे जाते हैं। ठीक है, उसके भी 8 भेद होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं अर्थ के आधार पर अगर हम देखें। और अगर हम रचना के आधार पर देखते हैं तो उसके भी 3 पार्ट्स और होते हैं।
तो इस वाली क्लास में हम अभी अर्थ के आधार पर जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर आते हैं। अर्थ के आधार पर हम अपनी बात, ये क्या है, हम अपनी बात को वाक्य के माध्यम से कहते हैं। ये बात हमने पहले क्लियर कर दिया कि वाक्य के माध्यम से, वाक्य के थ्रू ही हम अपनी बात किसी से कह पाते हैं। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो हम अपनी बात किसी को बता ही नहीं सकते ना। अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए हमें वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। मीन्स हमारे जो मन के भाव हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, वाक्य की। वाक्य में सेंटेंस की। उस सेंटेंस के थ्रू हम अपनी बात जो है वो किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को हम वाक्य का अर्थ कहते हैं। यही उद्देश्य जो है वाक्य का क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है। तो वाक्य का अर्थ क्या होता है, अपनी बात को किसी के सामने पूर्ण रूप से व्यक्त करना। ठीक है, इसी अर्थ को आधार मानकर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। मीन्स 8 पार्ट होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। तो उसमें पहला क्या होता है, पहला भेद होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिसे हम एजर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ये क्या होता है विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की सामान्य कथन हो, मीन्स एक जनरल बात हो उसके अंदर, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक जनरल बात बताई जा रही है उसमें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, धरती सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये एक जनरल बात है, सिंपल हमने बताया है इसमें कि धरती जो होती है, अर्थ जो होती है, वो सूर्य के सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, सेकंड है मैं विद्यालय जाता हूं। तो मैं विद्यालय जाता हूं, ये भी एक जनरल बात बताई गई है कि मैं विद्यालय जाता हूं। मीन्स सिंपल बात कही जाती है जिसमें हम सामान्य कथन हो, मतलब सिंपल एक बात कह रहे हो उसके अंदर, वो विधानवाचक वाक्य में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। निषेध का मतलब होता है नहीं। ठीक है, जिन वाक्यों में काम जो होता है वो नहीं हो रहा होता, जो कार्य है वो नहीं हो रहा होता, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य, और इंग्लिश में हम उन्हें नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने अथवा न करने का भाव प्रकट हो, मीनिंग मतलब उसमें काम जो हो रहा है, क्रिया जो हो रही है वो नहीं हो रही होती, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता, इसमें पढ़ना है लेकिन नहीं लगा दिया उसके आगे, तो नहीं पढ़ता, नेगेटिव हो गया सेंटेंस, इसलिए हम इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों को मत बुलाओ, तो इसमें मत बुलाओ मीन्स नहीं, काम को नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में एक सिंपल बात कही गई, उसमें नहीं वर्ड यूज नहीं किया गया, उसमें एक सिंपल जनरल बात बताई गई है, इसलिए वो विधानवाचक वाक्य है। सेकंड वाले में निषेध, मना किया गया है, काम ना करने के लिए कहा गया है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, प्रश्न कर रहे होते हैं, बहुत सिंपल है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसके अंदर, तो इसलिए इंग्लिश में भी इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसका क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, तो इसमें एक क्वेश्चन वर्ड दिया है क्या, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। और दूसरा इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, जिसे हम हिंदी में प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा वाक्य है, जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा हो, पीछे प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ हो, उससे आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है मोहन कहाँ जा रहा है। ठीक है, मोहन कहाँ जा रहा है, ये भी प्रश्न है, एक मोहन से पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, तो ये प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और दूसरा इसमें क्वेश्चन वर्ड भी दिया हुआ है कहाँ। तो क्या और कहाँ, ये दोनों क्वेश्चन वर्ड है और पीछे प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है, कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कोई कंडीशन, कोई शर्त रखी जाती है, कोई बात कही जाती है, संकेत कहा जाता है, जिसे हम शर्त बोलते हैं, शर्त रखी जाती है।
जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो या शर्त हो कि पहली क्रिया जो है वो तभी होगी जब दूसरी क्रिया हो रही होगी, या कोई कंडीशन शर्त रखी गई है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि वर्षा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, तो वर्ड से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छा होना किस पर निर्भर करता है? वर्षा होने पर। सो दूसरी जो आपकी वो है क्रिया, वो पहली वाली क्रिया पर डिपेंडेड है कि फसल अच्छी होती, कब अच्छी होती? जब वर्षा होती। तो यह एक कंडीशन रखी गई है, इससे हम पता लगा सकते हैं ये संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है राम लखनऊ जाता तो आम लाता। तो यहां पर भी क्या है, कंडीशन क्या रखी गई है कि राम अगर लखनऊ जाता, ये कंडीशन है कि राम को लखनऊ जाना था, तो फिर वो क्या करता? आम लाता। तो आम लाने की जो क्रिया है वो कब होती? जब राम लखनऊ जाता। तो यहाँ पर तो वर्ड और लग गया कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इससे हमें पता लग रहा है कि कोई कंडीशन रखी जा रही है तो वर्ड से। राम लखनऊ जाता तो आम आता, तो आम आना कब पॉसिबल है? जब राम लखनऊ जाता। इसलिए यहां पर एक कंडीशन रखी गई है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य में आता है। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेहवाचक मतलब जिसमें हमें कोई डाउट है, मतलब अभी क्लियर नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, उसमें एक संदेह है कि शायद ऐसा हो सकता है, तो इसे आप पहचान सकते हैं शायद वर्ड अगर जिसमें दे रखा होता है। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है या डाउट है कि ऐसा होगा, पक्का नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शायद हम नैनीताल जाएं, तो यहां पर शायद वर्ड लगाया हुआ है। शायद का मतलब अभी संभावना है, ऐसा पक्का नहीं है कि हम जाएंगे ही जाएंगे, जा सकते हैं। तो यहां पर एक डाउट है, अभी जाने नैनीताल जाना है या नहीं जाना, इसमें एक डाउट क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसे हम संदेहवाचक वाक्य में रखते हैं। शायद वह नाटक में भाग ले, तो अब इसमें नाटक होता है प्ले, जो प्ले होता है ना उसमें पार्ट लेना, तो वो पक्का नहीं है कि वो पार्ट लेगा ही लेगा उस प्ले में, शायद वो ले सकता है। तो यहां पर भी संदेह है, इसलिए इसे संदेहवाचक में रखते हैं। इसमें डाउट है, अभी क्लियर नहीं है कि वो नैनीताल ही जाएगा, और यहाँ भी क्लियर नहीं है कि वो नाटक में प्ले में पार्टिसिपेट करेगा, तो इनमें अभी डाउट है। शायद वर्ड से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है कि वो ऐसा करेगा ही करेगा, इसलिए हम इसे संदेहवाचक में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें हम कोई इच्छा, कोई विश मांग रहे होते हैं कि काश ऐसा होना चाहिए या हो जाए ऐसा, उसे हम इच्छावाचक में रखते हैं। जिन वाक्यों से कहने वाले की इच्छा, आशा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब हमारी इच्छा है कि ऐसा हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं बात को। ईश्वर करे रमा फूले फले, तो हमने यहाँ पर विश की है, भगवान से विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं कि रमा जो है वो फूले फले मीन्स उसका अच्छे से भला हो, तो ये हमारी वो है विश है, इसलिए हमारी इच्छा है यहाँ पर, इसे हम इच्छावाचक वाक्य में रखते हैं। तुम सबका कल्याण हो, यहाँ पर भी हमारी विश है कि सबका कल्याण हो, तो ये भी हमारी विश है, इसलिए हम इसे इच्छावाचक वाक्य में मानते हैं। नेक्स्ट है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक मतलब जिसमें हम कुछ परमिशन ले किसी से, या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य मानते हैं। मतलब आज्ञा का मतलब ये नहीं है यहाँ पर सिर्फ परमिशन ही ले रहे हैं, किसी को ऑर्डर देना भी आज्ञावाचक में आएगा। ठीक है, जिन वाक्यों से आज्ञा यानी परमिशन लेना, आदेश ऑर्डर देना, अनुमति वही परमिशन देना किसी को, या अनुरोध रिक्वेस्ट करना, इनका बोध हो रहा हो कि उनसे पता चल रहा है कि हम इसमें किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी को परमिशन दे रहे हैं, या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, वो हम आज्ञावाचक वाक्य उन्हें कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कृपया यहाँ बैठिए, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज सिट हियर, तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए इसे हम आज्ञावाचक वाक्य में रखते हैं। सेकंड है शाम बैठकर पढ़ो, यानी उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
या हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं कि श्याम बैठकर पढ़ो। ठीक है, यहां हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं श्याम बैठकर पढ़ो, तो ये आज्ञावाचक वाक्य में आता है। नेक्स्ट है विस्मय आदिवाचक। विस्मय आदिवाचक वाक्य कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि प्रकट हो, मतलब जिस सेंटेंसेस से हमें पता लग रहा है कि उसमें कोई विस्मय, सरप्राइज वाली बात हो रही है, या कोई है खुशी की बात है, या दुख की बात है, या कोई नफरत वाली बात हो रही है, तो उन्हें हम विस्मय आदिवाचक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अरे राम चलने लगा, तो यहाँ पर अरे वर्ड के बाद एक तो यहाँ पर ये देखो ये होता है एक्सक्लेमेटरी ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिसे हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं। तो इस चिन्ह के थ्रू भी हम पहचान सकते हैं कि ये विस्मय आदिवाचक वाक्य है। शाबाश, ऐसे ही उन्नति करो, तो इसमें भी खुशी वाली बात है कि शाबाश, और यहाँ पर ये चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये विस्मय आदिवाचक वाक्य है। ओके, तो इस तरीके से हमारे एक वाक्य का रूपांतर इन 8 प्रकारों में करें। मीन्स यहां पर इन्हें एक बार और बता दिया है। 8 कौन कौन से पार्ट होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मय आदिवाचक वाक्य। तो इस तरीके से ये 8 भेद होते हैं जो कि हम अर्थ के आधार पर बता रहे हैं। अब रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके भी 3 प्रकार होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।